अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ तीन बड़े सियासी सवालात हैं जिनको आज हम प्रोग्राम में टेकअप कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आपको इस सवाल का जवाब तलाश करने की जस्तजू मिलेगी कि नवाज़ शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे। इस प्रोग्राम में आपको ये भी मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सियासत क्या उनको बंद गली में ला के खड़ा कर रही है या नहीं। पहले मामले के ऊपर, नवाज़ शरीफ की वापसी के ऊपर, हमें परवेज़ रशीद साहब ज्वाइन करेंगे। दूसरा अहम मामला इमरान खान की सियासत उनको कहाँ पर लाकर खड़ा कर रही है, उसके अंदर हमारे पास कमर ज़मान कायरा होंगे, शेख वकास अकरम होंगे। और पहला मामला जो बड़ा ही अहम है वो सेनेट चेयरमैन सादिक सिंजरानी का है। सादिक सिंजरानी आपको पता है सेनेट के चेयरमैन हैं और सदर मुमलिकत की गैर मौजूदगी में सदर मुमलिकत की कुर्सी पर विराजमान होते हैं। वो सिपा सालार तमाम के तमाम पाकिस्तान के उनके अतात गुजार होते हैं। वो रियासत पाकिस्तान का सिंबल बन जाते हैं। सादिक सिंजरानी साहब बहरहाल शदीद किस्म के इल्ज़ामात की जद में है इस वक्त, और मैं आपको जो मालूमात फराहम कर रहा हूँ उसका ताल्लुक आने वाले दिनों से है। सादिक सिंजरानी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उनको लाने के अंदर भी एक झुरलू इन्वॉल्व था, उनको बचाने के अंदर भी एक झुरलू इन्वॉल्व है, लेकिन अब वो झुरलू आपको इख्तिताम पजीर होता नज़र आ रहा है और जो जमातें हैं वो उनकी कारकर्दगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके ऊपर संजीदा और गंभीर इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो आने वाले दिनों में उनके सेनेट के अंदर से मौजूदा ओहदे से फ़ारिग होने का बायस भी बन सकते हैं। मसलन इल्ज़ाम ये भी है कि सेनेट के कवायद की सरीन खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, अपने और करीबी साथियों के ज़ाती मफादात की हिफाजत और फ़रोग़ में वो कलीदी किरदार अदा करते हैं। कायमा कमेटियों के इख्तियारात को गैर आइनी तौर पर उन्होंने कम कर दिया है। 200 से ज़्यादा सेनेट के अंदर मुबैना तौर पर उन्होंने सेक्रेटेरिएट में गैर कानूनी तकर्रियाँ की हैं। ज़ाती रवाबित और मखसूस इलाकों के लोगों को नौकरियाँ दी हैं, चकवाल के लोगों को नौकरियाँ दी हैं, बलूचिस्तान के लोगों को नौकरियाँ दी हैं, मेरिट पर नहीं और सिर्फ सिफारिश के ऊपर। करीबी अफराद को ग्रेड 17 में डेपुटेशन पर लाया गया और ग्रेड 18 में उनको शामिल कर दिया गया। चंद सहाफ़ी भी हैं, उनके रिश्तेदारों को भी नौकरियां दी गई हैं। मेरे पास जो फ़ाइल हैं उसके अंदर नाम भी बड़े अजीब व गरीब किस्म के हैं, अहम लोग भी हैं, गैर अहम लोग भी हैं। घोस्ट मुलाजमीन को शामिल किया जा रहा है। दोस्तों के निजी घरों में मुलाजिम हैं और तनख्वाह जो है वो सेनेट के खाते से लेते हैं। माली और इंतज़ामी मामलात में बड़े पैमाने पर गबन के इल्ज़ामात हैं उन पर। चेयरमैन ऑफिस के लिए बग़ैर ज़रूरत की गाड़ियाँ लीं। सेनेट के फ़ंड्स के नाम नहाद बैन अवी एक पार्लियामेंट्री कांग्रेस बनाई, उसको मुंतकिल किया। डोनर एजेंसियों से फ़ंड जो है IPC को मुंतकिल किया। सेनेट के फ़ंड्स का उम्रा और ज़ियारत के लिए इस्तेमाल किया। खुसूसी तैयारों की खिदमात लेते हैं बैन अवी दौरों में। गैर मुल्की सफ़ीरों से ज़ाती मफादात के लिए मुलाकातें करते हैं। सीरियस चार्जेस हैं ये उनके ख़िलाफ़। कायमा कमेटी के मिनट्स में हेरा फेरी, रिगिंग है। सेनेटर्स और अफसरान की ऑडियो रिकॉर्डिंग से उन लोगों को हरासा करने के इल्ज़ामात भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सेनेट और उसके सेक्रेटेरिएट को आमरीत की बदतरीन शक्ल का सामना है। जो वहाँ के लोग हैं जो सेनेट के अंदर बैठते हैं, उनका ख्याल है कि सिंजरानी साहब अपने ओहदे के तमाम तर जो कवायद और ज़ाब्ते हैं उनकी वायलेशन में मुलव्वस हैं। वो बचते रहे हैं झुरलू की वजह से, लेकिन ये झुरलू अब अपने मंतकी अंजाम को पहुँच रहा है। तो सादिक सिंजरानी साहब जो बहुत ही अहम ओहदे पर फायज़ हैं, उनके हमने ऑफिस में ये नोटिस भी भेजा कि आप हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। उनकी तरफ से जवाब नहीं आया तो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सादिक सिंजरानी साहब जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तवील मुद्दत में नहीं, बहुत कलील मुद्दत में ज़्यादा सफ़र तय किया ताकत का। अब उनके ख़िलाफ़ जो शवाहिद हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और ये आवाज़ें उठ रही हैं कि इनको इस अहम और मोतबर ओहदे के ऊपर फायज़ नहीं रहना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि ये नंबर्स वाले इल्ज़ामात हैं, ये डेटा वाले इल्ज़ामात हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन वाले इल्ज़ामात हैं, ये खाली खुली बातें नहीं हैं। तो देखते हैं कि सादिक सिंजरानी इसको कैसे टैकल करते हैं उस झुरलू के बगैर जिसने उनको सेनेट में लाने में कलीदी किरदार अदा किया, जिसने उनको अक़लीती जमात के नुमाइंदे होने के बावजूद सेनेट का चेयरमैन बना दिया और जिसने उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को भी डिफीट कर दिया। हमारा प्रोग्राम अवेलेबल है, वो इसके ऊपर रद्द अमल दे सकते हैं। अगरचे जो शवाहिद हैं जो मैंने देखे हैं वो काफ़ी तगड़े हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात कर रहे होंगे कमर ज़मान कायरा के साथ और उसके साथ शेख वकास अकरम से कि इमरान खान की सियासत किस तरफ जा रही है।
प्रोग्राम में खुशामदीद। ब्रेक के बाद नाजरीन, अब बड़ा सवाल इस वक्त का कि इमरान खान की सियासत उनको किस तरफ ले जा रही है। जो उनके करीबी चाहने वाले हैं, उनका ख्याल है कि इमरान खान एक ज़ीरक, दानिशमंद और बहुत बड़े स्ट्रेटजिक थिंकिंग रखने वाले सियासतदान हैं। उनके पास कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर है जो हम पर आया नहीं है। अमूमी अंदाज से देखें तो इमरान खान तमाम तर जोश व खरोश, जज्बे और अपने रेटरिक के बावजूद बंद गली में खड़े नज़र आते हैं। अगर इमरान खान, उनकी जमात बंद गली में खड़ी है तो अगले 6 हफ्ते बहुत ही क्रिटिकल हो सकते हैं। हमारे पास सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इनकी सियासी दानिशमंदी से मुस्तफ़ीद होंगे, इनसे पूछेंगे कि इनका तज्जिया क्या है कि ये ट्रेंड्स किस तरफ लेके जा रहे हैं। सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, सिर्फ पार्टी पर्सपेक्टिव के लिए नहीं, ये जानने के लिए कि इतने उतार चढ़ाव सियासत में देखे हैं उन्होंने। इन उतार चढ़ाव के पेश नज़र, इस पस मंज़र के पेश नज़र वो मौजूदा हालात को कैसे देखते हैं। तो शेख साहब, आप जब इमरान खान को देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि उनके पास कोई स्ट्रेटजी है, कोई लाएअमल है, कोई ऐसा वे आउट है, क्योंकि इस तमाम बहरान ने कल्मिनेट तो करना है कि नहीं? चल भाई, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब के पास स्ट्रैटेजी जो है वो अपनी ज़ात, अपनी पार्टी, अपनी जमात के लिए। एक वो है कि क्या ये मुल्क जिस क्राइसिस में चला गया है और फर्दर जा सकता है, क्या उससे निकालने के लिए कोई स्ट्रैटेजी। तो इसके दो जवाब हो सकते हैं। पहला तो ये कि इस सूरत हाल में जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गए, उन्होंने अदम एतमाद किया। मैं ये समझता हूँ कि एज अ पॉलिटिकल अपोजिशन तो वो इस वक्त बेहतरीन स्ट्रैटेजी के ऊपर। बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या होती है? बेहतरीन स्ट्रैटेजी यही होती है कि जिससे आपकी इलेक्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक, जिससे आपकी पजीराई अवाम में बढ़ जाए। ठीक। तो इस वक्त इमरान खान साहब का हर एक्शन जो है वो चाहे गलत है चाहे सही है, किसी न किसी तरीके से, मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं उस दूसरे सेक्शन की नहीं, मैं सिर्फ आवाम की बात कर रहा हूँ, तो वो उनके लिए वोट बढ़ाने का मुजिब बन रही है। किसी भी कोई जलसा भी हो जाता है, वो लीक्स में उन्होंने कह भी दिया, वो जो ये जो इसका जो आया साइफर वाला मामला कि उन्होंने कहा जी गायब हो गया, गायब तो बाद भी उन्होंने किया, वो भी उन्होंने उसको हर चीज़ उनके लिए वो ठीक जा रही। सो एज एन अपोजिशन लीडर तो उनके पास ये स्ट्रैटेजी है विच इज़ वर्किंग फॉर हिम सो फार। ठीक। तो अभी तक तो वो और ऑब्वियसली जब कुछ चीज़ें काम कर रही हों और उसके रिजल्ट्स ठीक आ रहे हों तो तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक। मगर यहाँ पे मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त अहम सवाल ये नहीं है कि क्या खान साहब की स्ट्रैटेजी उनकी पार्टी के लिए या ज़ात के लिए बेहतर है या मियाँ नवाज शरीफ का वापस आना बेहतर है। इस वक्त तो स्ट्रैटेजी चाहिए कि इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है, क्योंकि कल आप आ भी जाएं और उसके बाद चीज़ों को आगे लेके ना जा सकें तो फिर आपकी ज़ात की वो कामयाबी तो किसी काम की नहीं होगी। यहाँ पर आपको उनकी स्ट्रैटेजी कैसे नज़र आती है? मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे किसी के पास कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है, ना PMLN के पास है, ना किसी भी पाकिस्तान की पार्टी के पास है। आप ये देख लें कि 2023 के अंदर आपको $28 अरब से ज़्यादा के पैसे वापस करने हैं। आप सलाह वलाह दिखा के कुछ आगे पीछे कर भी लेंगे तो कितना को पैसा है जिससे आप मुँह चुरा के भाग सकेंगे। आप ये देखें कि FPR का भी वो जो टारगेट उन्होंने बताया, वो जो टारगेट से ज़्यादा कितने पैसे, वो आपकी मेरी हड्डियों में से निकाल के उन्होंने वो सारा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि फिल वक्त तो जो ज़ाती स्ट्रैटेजीज हैं हर कोई उस पर काम कर रहा है। इस मुल्क का क्या नेशनल स्ट्रैटेजी नहीं, इस मुल्क को देखें ना, वो दी नेशनल लीडरशिप ने निकालना है जी क्राइसिस में से। तो वो मुझे तलत भाई किसी भी क़यादत के पास इस वक्त नज़र नहीं आ रही, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू बी देयर। ठीक है, बट फ्रॉम देयर आपने आगे। कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी दानिशमंदी और आपके तजर्बे के पेश नज़र हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, ज़रा रहनुमाई करें कि एक तो इमरान खान की स्ट्रैटेजी कोई है उनके पास लाएअमल, क्योंकि उनकी बम्बार्डमेंट बहुत ज़्यादा है। वो टेक्सला में खड़े होकर करें, पंजाब के या KP किसी इलाके में खड़े होकर करें, बम्बार्डमेंट ज़बरदस्त है। ज़रा देखिएगा कि क्या बंद गली में खड़े होकर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं या उन्होंने कोई प्लान आपको लगता है बनाया हुआ? शुक्रिया तलत। तो एक तो खान साहब के खिलाफ जो बातें करूंगा, मेरा तो खैर एक बायस है क्योंकि मैं उनके मुखालिफ जमात से हूँ, लेकिन जनरली भी मसला ये है कि खान साहब ने शुरू से जो पॉलिसी उनकी आज नहीं, शुरू से उन्होंने अडॉप्ट की है, वो बेसिकली क्लियर कट मुखालफत है
कि मैंने हर हाल में अपने मुखालिफ को बुरा और दुश्मन साबित करना है, अवाम का भी और मुल्क का भी, और उसको करप्ट और बुरा साबित करना है, नाअहल साबित करना है, उसके साथियों के ऊपर भी अटैक करना है, और उसके लिए झूठ का सहारा हो या जो भी लेना पड़े, अपार्ट फ्रॉम दैट, और हैमर करते जाना है ठीक। और परसेप्शन मैनेजमेंट करनी है। उस परसेप्शन के लिए मुझे जो भी फैसले करने पड़े मैं वो करूंगा। ये उनका एक कसूल रहा। और ये खास तौर पे इसी तरह इदारा जाती जो अटैक्स होते हैं, जो इदारे आपके साथ चले वो ठीक, जो नहीं उन पे अटैक, जो दोस्त आपके हैं वो किसी वक्त अगर आपकी इस्लाह करने की बात करते हैं तो एक मिनट में आप उनको दोस्ती से फारग कर देते हैं। ये खान साहब का नहीं, ये बेसिकली फाशिज्म का एक खास असूल है। और भी बहुत लंबी बात है, लेकिन प्रोग्राम की जो इस वक्त आपका टाइम है उसमें इतनी बात की जा सकती है। तो खान साहब इस वक्त बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि वो कामयाबी के साथ अपोजिशन को अटैक कर रहे हैं। वो सैफर के ऊपर बात हो, वो मदीने की रियासत की बात हो, या वो पाकिस्तान की अपोजिशन के खिलाफ उनकी लूट मार और खा गए और चोर और डाकू, और जिनको वो कल डाकू कहते थे उनको साथ बिठा लेते हैं तो उनके बारे में उनको कोई अनकंफर्टेबलनेस नहीं होती, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वे फॉरवर्ड, मैं सिर्फ आपको नजर आता है उनको वे फॉरवर्ड है इस अटैक के अलावा कोई रास्ता है? क्योंकि अभी तक तलत साहब, खान साहब ने कोई वे फॉरवर्ड नहीं दिया, सिवाय उसके जो उनका पुरानी स्पीच थी। अगर आप उनकी 2018 वाली स्पीचेस निकाल लें और आज वाली, तो उन स्पीचेस में थोड़ा बहुत फर्क जरूर होगा। लेकिन जिस दिन इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, उनके साथी उनको छोड़ रहे थे, उनकी इलेक्शन वो हार रहे थे, उसके और अब के दरमियान क्या हुआ? खान साहब ने कोई वे फॉरवर्ड तो नहीं दिया। एक झूठ का सहारा लेके पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर, पाकिस्तान की सालमियत पे अटैक करके उन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब रहे। लेकिन वे फॉरवर्ड नहीं, वे फॉरवर्ड उनके पास नहीं है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ द डे, ये जानते हुए, ये समझते हुए कि ये जो फैसले हम कर रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, इससे महंगाई बढ़ेगी, इससे आम आदमी की जिंदगी में आग लग जाएगी। मैं कथा कलामी की माजरा चाहता हूं, लेकिन मैं हुकूमत ऑफ द डे पे अभी एक मिनट में अगले राउंड में हम आते हैं। पहले इमरान खान वाले मामले को हम जरा निपटा लें। ये अभी आज जो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जब डिसमिस हुआ तो उन्होंने चलते चलते जुमला कहा कि जी बड़ा ज़बरदस्त फैसले किए इस अदालत ने। उससे पहले अतर मिल्ला साहब की अदालत के बारे में वो जलसों में भी ये बात कर चुके हैं। तमाम लोग जो हैं वो इस किस्म की ताज़ीम और इज़्ज़त के मुस्तहिक नहीं ठहरते उनके यहाँ, सिर्फ वही फैसले जो उनके हक़ में होते हैं। इमरान खान पे फोकस करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने एक इमेज बिल्ड किया हुआ है कि अगर मैं आऊँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कायरा साहब कह रहे हैं बाकी सारे चोर हैं, मैं दुरुस्त आदमी हूँ। तो मैं उस जाविये से कहना चाह रहा हूँ कि इसका कल्मिनेशन क्या होगा अगर उनकी यही स्ट्रेटजी है तो? देखें, लेट्स से कि खान साहब इसी तरह चलते हैं और ये जो कन्फ्रंटेशन है, अगर मुझे इजाज़त दें तो वो इदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसा ऐसा जलसों में खुलती चली जा रही है। जैसे आप देखते हैं कल उन्होंने वहाँ चौकीदार का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया, फिर न्यूट्रल वाला भी आपको याद है। अगर ये सारी चीज़ें इस तरह जाती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उसके दो ही नताइज हो सकते हैं। या तो इलेक्शन हो जाएंगे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे और उन्हें कोई भी नहीं रोक सकेगा। ठीक, ये मैं बड़ा वाज़े कहना चाहता हूँ। आगे क्या होगा मैंने आपको पहले बताया, आगे तक किसी ने नहीं पता। ठीक। या ये कन्फ्रंटेशन तलत भाई इस हद पे पहुँच जाएगी कि फिर ऑब्वियसली हर कोई अपनी टर्फ के लिए और अपने उसके लिए इस मुल्क में बड़ी अरसे दराज से कोशिश कर रहा है और लोगों ने अपनी टर्फ्स डिफ़ाइन भी की है। तो फिर उसका दूसरा आउटकम ये हो सकता है, लोग तो बड़ा क्लियर कह देते हैं कि फिर या इमरान खान वज़ीर आज़म होएगा तो या मार्शल लॉ होएगा। ठीक, मतलब से कि इस दौर में मार्शल लॉ शायद लगाना उतना आसान ना होगा कि इस वक्त मिसालें ऐसी हैं, रशिया ने यूक्रेन पे जाके कब्ज़ा कर लिया, इधर उधर से यही सोशल मीडिया, यही दुनिया, यही मॉडर्न ह्यूमन राइट्स, फलाना टींगना, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक। मगर लेट्स से क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं, छोटे मुल्क हैं, चीज़ें हमारे लिए इस तरीके से ना हो, तो अगर ये कन्फ्रंटेशन खान साहब पुश करके बहुत आगे ले जाते हैं तो या वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं या फिर वो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पे मजबूर करेंगे कि वो फिर कोई ऐसा सेटअप आ जाए जिसमें सबको मिला के एक मखलूत हुकूमत बना दी जाए, जिसका हम पिछले आपके ज़हन में होगा 10 साल से सुनते चले आ रहे हैं।
जिसके फीलर्स छोड़े जा रहे हैं पिछले 10 साल से, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, फलाना मॉडल, ये 10 साल से तो मैं सुन रहा हूँ जी, और हर 2 साल बाद हमें लगता है ऐसे। मगर अब हालात कुछ ऐसी नहज पर नज़र आते हैं कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इस किस्म की मखलूत हुकूमत आ जाए जो कि फिर 2.5 से 3 साल तक का चले, वो साडा गुजारा शायद करा जाए। तो यही सूरतें हैं। इसके अलावा तीसरी नहीं है। ये जो हमारे सारे, मेरे से नाराज़ ना हो कारा साहब, मेरे भाई हैं, बड़ा एहतराम है, इनकी मौजूदा हुकूमती पार्टी का कोई मामला का, जो इलेक्शन हुए थे सारे फारिग जे, इनको अच्छा लगे या ना लगे। अच्छा कारा साहब, जो इलेक्शन हुए थे सारे फारग जे, ज़रा पहले इसके ऊपर कमेंट कर दें, फिर आते हैं इमरान खान या बतौर प्राइम मिनिस्टर या मखलूत हुकूमत। गो अहेड। की पहली गुजारिश तो ये है कि इस वक्त यकीनन हम अपना पॉलिटिकल लॉस करके हमने वो फैसले किए हैं, और ये इंटेंशनली किए हैं, सोच समझ के किए हैं, ये सोचते हुए कि सब इसका सियासी नुकसान होगा, क्योंकि सब उसके अलावा मुल्क को आगे ले जाने का रास्ता कोई नहीं था, और अभी भी मुल्क उन बहरानों से निकल नहीं सका। हाँ, कुछ अरसे के लिए उनको आगे डफर जरूर हुए हैं। आगे अगर सूरत हाल कोई बेहतर होती है, कोई एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ, तो शायद पाकिस्तान में कोई बेहतरी का सामान बन सके इकोनॉमी के हवाले से। अदरवाइज शेख साहब की बात दुरुस्त है कि जिस मुल्क के अंदर आपका खर्चा कोई 14 साढ़े 14 हज़ार अरब है और आमदन को 9 साढ़े 9 हज़ार अरब है, तो 5 हज़ार अरब का गैप आज है, कल क्या होगा और कितना डेफर होगा, कितना रोल ओवर होगा, ये बहुत बड़े सवालात हैं। और अगले सालों में हमारा खर्चा बढ़ते चले जाना है, हम अपने आमदन को किस तरह डबल करेंगे कि ये पिछला डेफिसिट भी कवर हो और हम इस डेफिसिट से ओवर एंड अबव भी कुछ कमा सकें, ताकि मुल्क का ये गैप ब्रिज हो। ये बातें अपनी जगह, लेकिन खान साहब भी आज जहां खड़े हैं, अब उनका बयानिया, इस वक्त तो उन्होंने एक हिस्टेरियाई कैफियत क्रिएट की हुई है, बिलाशुबा उसमें वो कामयाब है, लेकिन अब उनके कारकुन को, पहले तो उससे गरज ही कोई नहीं थी, वो कहते थे जो भी है ठीक है, लेकिन अब जब उनका यह बयानिया कि जी उनका जो सबसे बड़ी मिसाल थी, सबसे बड़ा उनका डिफेंस था, तो ये था कि मेरे खिलाफ तो साजिश हुई है, अब साजिश का बयानिया खुद उनकी एक साजिश बन रहा है, तो उनके कारकुन को आपके प्रोग्रामों की वजह से मीडिया में या बाकी जगहों पे जो डिबेट होती है उसके गली मोहल्ले में, अब उसको अकेले बैठ के 2-4 में बैठ के बहरहाल ये सोचना पड़ता है, और ये ग्रेजुअली नीचे जाएगा। आज इलेक्शन हो जाए तो बिलाशुबा खान साहब की पोजीशन और है, लेकिन हमने तो ये तय किया हुआ है कि इलेक्शन हमने पहले नहीं कराने, हमने इलेक्शन अपने वक्त पे कराने हैं। लेकिन तलत साहब, मेरी एक और गुजारिश है, खान साहब को इलेक्शन करवा सकते नहीं है, इसलिए कि खान साहब का आज फर्ज करें आर्गुमेंट से, अगर ये मुतालबा मान लिया जाए कि अच्छा जी आए बैठ के इलेक्शन पे बात करते हैं। पहले तो सिंध और बलोचिस्तान के दोनों सूबों में तो खासतौर पर अभी कैफियत यह है कि वहां तो अगले 3-4 महीने में तो लोगों की अभी वापसी और उनकी तो आबादकारी का एक इशू है, ठीक, वहां तो नस्ल और रसाइल का एक इशू है, अगले 3-4 महीने में तो इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा, फर्ज करें आपने मान लिया कि ठीक है आए इलेक्शन की तरफ चलते हैं, डेट रखते हैं, तो खान साहब का अगला मुतालबा ये होगा, क्योंकि ये माना गया, इस पे खड़े होकर वो कहेंगे अच्छा इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इन मेंबर्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत्म करो। हमारे पास उनको खत्म करने का कोई आईनी जरिया नहीं है, ठीक, लेकिन फर्ज करे वो भी मान लिया, वो भी हो गया, उसके बाद क्या होगा, नए इलेक्शन कमीशन का तकर्रर होगा, वो कौन करेगा, वो इस वक्त का वजीर आजम और अपोजिशन का लीडर करेगा, तो वो भी खान साहब को कबूल नहीं होगा। अच्छा फर्ज करे वो स्टेप भी गुजर गया, फर्ज करे, इतने सारे फर्ज कर रहा हूं, वो भी गुजर गया, तो खान साहब कहेंगे अच्छा अब ये करो कि वो जो पुराना मेरा कानून मैंने बनाया था वो वापस बहाल करो, इस नए कानून के तहत इलेक्शन नहीं लड़ता। ये भी मान लिया तो फिर खान साहब का एक और कजिया आ जाएगा कि जनाब मैं तो इस मुल्क के अंदर जो अपनी अगली गवर्नमेंट बनानी है उससे इलेक्शन कराने से पहले जो केयरटेकर बननी है, वो केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के कहने पे जो बनेगी, मैं नहीं मानता। उनकी कितनी मैं नहीं मानता को हम मानेंगे, कितने मफरूजों पे काम इसको कहते हैं इम्पॉसिबल सिचुएशन है इस वक्त। ओके, लेट मी गो टू शेख वकासा। तो एक अब रात तजवीज़ करते हुए आप हमें ज़रा सोचना पड़ता है, ये वैसे बात ठीक कर रहे हैं, इसको हम बिल्ड भी कर सकते हैं। आखिर में आके अगर इंतखाबात हो गए और नताइज उनकी मर्जी के ना है, 2/3 ना मिली, उन्होंने कहा ना मैं भी नहीं मानता। देखें, ये मैं आपको बताता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, ये कारा साहब भी ठीक कह रहे हैं, मगर मेरा ये ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है कि अगर इलेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ द डे और इनके एलाइज मान जाते हैं, ऑब्वियसली वो किसी वजह से ही मानेंगे, वो जिस वजह से मान जाते हैं तो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तब्दील करने का मुतालबा जो है वो भी नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि खान साहब वो नहीं होगा,
दूसरी चीज़ ये है कि खान साहब जो है वो ऑलरेडी उनकी पार्टी के लोग कह चुके हैं कि अगर तुसी इलेक्शन की डेट दो तो असी इससे भी रिव्यू कर दें कि असी वापस असम्बलियाँ जा जावांगे, ठीक। तो वहाँ बैठने को भी तैयार हैं। तो आप किसी को निकलने को रास्ता देंगे तो वो भी आपको बहुत से रास्ते देंगे। और ये आप हमने वाकई देखा है। समझते हैं कि इसके अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि अगर एक तरफ से ये रास्ता खोला जाए जल्दी इंतखाबात सर का? मैं आपको बताता हूँ दौलत भाई, चौधरी परवेज़ इलाही को भी तो मान लिया उन्होंने, नहीं थे मानते। जजेस को भी बहुत सौ को मान लिया जिनको नहीं थे मानते। इसी तरीके से इन्होंने भी मान लिया नवाज़ शरीफ को नहीं थे मानते। वो कहते थे, कोई कहते थे कि हम समंदर में इनको फेंक देंगे, कोई कहते थे कि हम इनके लीडर को सड़कों पे घसीटेंगे। सारा ने एक दूसरे मन नहीं झेलिया। ठीक। तो पाकिस्तान में मन मनईए का मौसम भी आ गया जी, तुसीं राह दे दिओ एक दूसरे जी, रास्ता देने की जरूरत। रास्ता सर दे। रास्ता चलो साहब, हमारी तरफ से तो रास्ता कभी बंद हुआ नहीं। खान साहब ने सिर्फ अपनी मर्जी का रास्ता तय करना है, उसके अलावा वो किसी रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है। चौधरी परवेज वकास साहब की बात का बड़ा एहतराम, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब को उन्होंने कबूल किया उस वक्त, वो पंजाबी के अंदर ना नक्कू चुली मुंह पे ही। उसके बाद जब उनके पास रास्ता कोई नहीं रहा कि अब उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं बन सकती और उनको इत्तेहादियों की जरूरत है, उस वक्त उन्होंने कहा कि हाँ अब मुझे चौधरी परवेज इलाही के बगैर मेरा आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। वरना अगर हमजा शाह साहब की गवर्नमेंट या चौधरी परवेज इलाही के साथ हमारी गवर्नमेंट बन जाती तो खान साहब आज कहाँ खड़े होते, उनका सारा बयानिया भी यही रह जाता। बहुत से सारा इफ्स एंड कुछ बट्स हैं ना सर। तो ये पार्टी भी और वो पार्टी भी, खान साहब ये वहीं पहुंच चुके हैं, ये उस नहज के ऊपर पहुंच चुके हैं। सारे समझते हैं ये पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है ना जो सारे कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। अगर यही सारा आर्गूमेंट मान लिया जाए मेरे भाई कमर जमान कार साहब का, तो फिर तो ये जी मैं तो दूसरी ऑप्शन दसी, फिर तो कोई और ऑप्शन कोई नहीं है। और फिर मैं आपको ये बताऊँ कि जब शेख साहब वो ऑप्शन भी अब कोई ऑप्शन नहीं रहेगी, वो आपसे 10 ये साल सारी पार्टी जो नहीं, ये गलत बात है। मैं बिल्कुल कसम से, मैं हालांकि बहुत बड़ा जमहूरियत का वो हूँ और डिस्कशन आप करा लें मेरे से बैठ के 10 घंटे करा लें, मैं आपको बड़े आर्गूमेंट दूंगा इस पर। बट मैं एक चीज़ मानने को तैयार नहीं हूँ जब लोग कहते हैं ना अब ये दौर नहीं है, अब दुनिया कहाँ चली। इसी दुनिया में हमने पिछले साल क्या क्या होते हुए नहीं देखा। ये सब कुछ हो सकता है और किसी वक्त भी हो सकता है। रूल आउट ना करें किसी भी चीज। सर देखें ना, या तो पिछले 10 सालों में एक तब्दीली हुई हो कि इन सियासतदानों के पल्ले कुछ हो, ये भी तब्दीली दसो ना। थोड़े पल्ले 10 साल पहले भी कुछ नहीं सी, थोड़े पल्ले आज भी कुछ नहीं है। आप क्या बातें कर रहे हैं कि नहीं हो सकता? कैसे नहीं हो सकता और क्या नहीं हो सकता? ओके, आई हैव टू लीव सब इट, कुछ हो सकता आई हैव टू लीव इट देयर फॉर अनदर डे। कायरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया शॉर्ट नोटिस। शेख वकास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले सेगमेंट में हम बात करें कि नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। परवेज़ रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर कायद। टीवी को अवॉइड करते हैं, हमने खसूसी दरख्वास्त की तो उन्होंने हमारी दरख्वास्त मानी, उनका बहुत शुक्रिया। परवेज़ साहब, सीधी सी बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, अब तो इसहाक डार भी वापस आ गए हैं, मरीम नवाज़ के पासपोर्ट के मामलात भी तय हो रहे हैं, केसेस भी फारिग हो गए हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे? इंशाअल्लाह ताला ये जो जिन बातों का आपने जिक्र किया, दरअसल ये मियाँ साहब के आने से पहले की निशानियां हैं। जैसे जब बहार आती है तो पहले पत्ते जो हैं वो ख़ज़ां रसीदा दरख्तों में नज़र आने शुरू होते हैं, फिर कोंपलें खिलती हैं और फिर बिलाखिर मुकम्मल फूल जो हैं उनसे महकता है चमन। तो आप यही समझिए कि ये बहार की कोंपलें जो हैं खिलनी शुरू हुई हैं और ये मुकम्मल फूल इंशाअल्लाह ताला उसकी खुशबू बहुत जल्द पाकिस्तान को महसूस हो जाएगी। अच्छा, मैं ये आपके सेगमेंट से पहले मैं एक सीनियर सियासतदान से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कि मेरा वैसे मशवरा मियाँ साहब को ये है, और को मियाँ साहब के वो ना ही बहुत बड़े नकाद हैं, ना ही उनके बहुत बड़े उनको सपोर्ट करने वाले। तो मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब को नहीं आना चाहिए, कि जिन हालात में उनकी हुकूमत मौजूद है इसमें मियाँ साहब अगर वापस आएंगे तो सियासी तौर पर धचका ही उनको मिलेगा। मतलब ही डजंट ऐड वैल्यू टू दिस गवर्नमेंट। तो कोई इनेबलिंग माहौल बनने दे, मुवाफिक माहौल बनने दे सियासी, ये कॉम्प्लेन वगैरह ठीक है, लेकिन सियासी माहौल है मियाँ साहब वापस आए और उसका बहुत फ़ायदा हो इस हुकूमत को। मियाँ साहब एक तो वतन है उनका, और कता नज़र इस बात के कि उनके आने से उनको क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, वो यकीनन अपने वतन वापस आना चाहते हैं और वापस आना उनका बुनियादी हक है।
अपने इस हक को वो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। यकीनन उनके चाहने वाले भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनके दरमियान वो मौजूद हों। 3 पहलू इसके ज़रूर हैं जिस तरह आप ज़िक्र कर रहे हैं। एक उनकी सेहत का इशू है, नंबर 2 इसके कानूनी पहलू जो हैं उनको देखना ज़रूरी है, और तीसरा सियासी पस मंज़र का तज्ज़िया करके फ़ैसला करना। ये भी बहरहाल सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं का हक होता है कि वो अपना तज्ज़िया करते हैं और अपना फ़ैसला करते हैं। जैसे ही मेरा ख़्याल है कि इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनकी ख्वाहिश है वो सबसे बालादस्त है, और उनकी ख्वाहिश तो यही है कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएं। जहाँ तक चैलेंजेस हैं तो तलत ज़िंदगी में चैलेंजेस इससे पहले भी उन्होंने फेस किए हैं। आपको याद होगा कि वो मुशर्रफ के ज़माने में वापस आ गए थे जब एयरपोर्ट से उनको वापस बाहर धकेल दिया गया था, और फिर दोबारा मुशर्रफ ही साहब के ज़माने में वो 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए थे। उस वक़्त भी हालात कोई उनके हक़ में तो नहीं थे, एक डिक्टेटर की हुकूमत थी, बेरहम डिक्टेटर था, पूरी कुव्वत उसके हाथ में थी। तो अभी भी अगर हालात में कुछ दुश्वारियां हैं तो उन चैलेंजेस को हम कबूल करेंगे और उनका मुकाबला करेंगे। तो अभी अमूमी तौर पर तो वापस आना उनका ठहरा हुआ है, तो कोई इसके अंदर, चले मैं माह और हफ्ते की बात नहीं करता, कोई क्वार्टर आपके ज़हन में है कि इस साल के एंड तक, अगले साल से पहले, मतलब इस किस्म की कोई बहस है आपकी पार्टी में? आई एम श्योर हो रही होगी, आप जितना भी शेयर करना चाहें। देखिए, इसका हतमी फ़ैसला तो वो ख़ुद कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों चीज़ों की मालूमात जितनी उनके पास हैं शायद बाकी किसी के पास भी नहीं होंगी। सबसे पहले तो जो उनके सेहत के मसाइल हैं उनके बारे में जितना वो जानते हैं, उनके डॉक्टर्स जानते हैं या वो ख़ुद जानते होंगे, हम सब उससे इतना वाकिफ़ नहीं है। बाकी जो 2 चीज़ें हैं, कानूनी पहलू, उस पर हमारे वकला अपनी राय जो है उनसे कहा गया कि वो अपनी राय कायम करके हमें बताएं, और हमारे वकला की मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं उनके जो मुकदमात हैं उनको देख रही हैं। हालिया दिनों में अदालतों की तरफ से जो फ़ैसले हुए हैं जिसमें कुछ लोग वापस आए भी हैं पाकिस्तान, उनके केसेस को भी स्टडी किया गया है, मियाँ साहब के केस को भी स्टडी किया जा रहा है। सियासी हालात का तज्ज़िया बहरहाल सियासी जमातों ने ख़ुद ही करना होता है। वक़्त का तयन जो है वो अभी मरियम को पासपोर्ट मिल गया है, और मरियम यकीनन अपने वालिद को मिलेंगी, चल के 4 साल के बाद उनकी मुलाकात अपने वालिद से होगी, जहाँ और बहुत सी बातें गुफ्तगू में आएंगी, उनके ज़ाती भी और सियासी मसाइल भी गुफ्तगू में आएंगे। तो उसके बाद कोई वक़्त का तयन करना जो है ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब बड़े मियाँ साहब अपनी बात मरियम के साथ खुल के करते हैं, उसके साथ वो खुल के करेंगे भी, तो यकीनन उसके बाद वक्त का तयन करना जो है ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जब मरियम बीबी ट्रैवल करेंगी तो आप उनके साथ जाएंगे? मेरा इरादा है जी, मैं कुछ दिन के बाद जाऊंगा, उनके हमरा तो नहीं जा सकूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरा इरादा है कि मैं भी जाऊं। और मुझे भी तवील अरसा हो गया है कि 2019 में आखिरी मुलाकात मेरी हुई थी, फिर मैं भी मरियम के मुकदमात की वजह से पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता था, तो अब चूँकि वो भी बरी हो गई हैं और मैं भी बरी हो गया हूँ तो यकीनन मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा जी। बिल्कुल। आखिर में ये हवा बड़ी जल्दी नहीं तब्दील हो गई जिससे कौंपलें खिल गई, ये कैसे हुई ये तब्दील? वैसे ये तो हमसे पूछिए जिनका एक एक लम्हा जो है वो कई कई सालों के बराबर था। हमें तो लगता है कि हमें इस आबो हवा में रहते रहते पता नहीं कितनी सदियां बीत गई हैं। तलत आप ख़ुद आपने बहुत ही नामसाइद हालात अपनी सहाफ़त में देखे हैं, और एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा देखे हैं।
बहुत सी चीज़ों का इल्म आपके सुनने वालों को नहीं होता, ना आपके देखने वालों को होता है, लेकिन आपको मालूम है, आपके करीब जो लोग होते हैं उन्हें मालूम होता है। तो आपको मालूम है कि मुसीबत का वक्त जो है वो तो हमेशा तवील नज़र आता है, खुशी की घड़ियां जो होती हैं वो लम्हों में गुजर जाती हैं। तो लेकिन जो हालात की तब्दीली है उसमें खान साहब का अपना कारनामा बहुत ज़्यादा है। जिस तेज़ी के साथ उन्होंने अपनी तबाही और बर्बादी के समान किए कि अपनी हुकूमत को भी उन्होंने डुबोया, और हुकूमत डुबोने के बाद अब वो एक ऐसी सियासत में दाखिल हो चुके हैं जो कि एक बंद गली में उनको ले जाकर खड़ा कर गई है। तो उनकी अपनी ये जो तेज़ियाँ, तरारियाँ, फुर्तियाँ हैं और बेताबियाँ हैं, उसने हालात की तब्दीली में अपना कैटलिस्ट का काम जो है वो किया है। जी परवेज़ रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा परवेज़ रशीद हमें बता रहे थे कि नवाज़ शरीफ की वापसी के इम्कानात क्या हैं, मरीम नवाज़ कब ट्रैवल कर सकती हैं, इनके साथ जाएंगे या नहीं, और हालात की तब्दीली में क्या मुहर्रकात मौजूद थे। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।